Hello, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 8, chapter number 9, optics. Okay. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस मेकर फार्मूला डिराइव किया, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए. तो पहले से ही थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बाकी था, फिर वो लेंगे, उसके बाद हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. ओके चलो लेट्स सी दी अनसॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां न्यूमेरिकल है. ओके तो देखते क्या न्यूमेरिकल है. पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ग्लास का बना होगा वो, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर. आर दिया है, R1 एंड R2 दिया है यहाँ पे. ओके डिटरमाइन दी लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज कंसिडरिंग पैराक्सियल रेज ओनली. ओके तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज मतलब वी हैव टू कैलकुलेट दी वी इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है. The ray is like this, sorry the lens is like this. This is the biconvex lens, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है. ओके दोनों सरफेस का जो एक का रेडियाई अलग है, दूसरे का रेडियाई अलग है, राइट. तो वी विल टेक दिस फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस. तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पे होगा. लेट दिस पॉइंट बी C1 और ये जो डिस्टेंस है R1 विच इज इक्वल टू सीक्वेंस में ऑर्डर मिलते हैं 10 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव रहेगा, राइट, यहाँ पे ऐसे आएगा. और उसका सेकेंड जो रेडा है समवेयर हियर दैट इज C2. सो दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे तो रखा है समवेयर हियर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट केप. तो यहाँ पे U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आएगा. और जो R2 है, R2 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सो दिस इज -8 सेंटीमीटर. तो जब आप ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना बहुत जरूरी है. अगर गलती से आपने साइन कन्वेंशन लिया नहीं, भूल गए या माइनस प्लस कुछ हो गया तो आपका पूरा 3 या 4 मार्क का सम रॉन्ग हो सकता है. सो बी वेरी कॉशियस वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. तो हमको यहाँ पे निकालना है इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है हमारा 1/f इज इक्वल टू, राइट, जो लेंस का फॉर्मूला है 1/v - 1/u. ओके तो यहाँ पे हम v निकालना है. इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है बट द फोकल लेंथ नहीं दिया है. तो फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला. ओके बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला which we have derived in the previous lecture. तो 1/f is equal to mu minus 1 into bracket 1/r1 minus 1/r2. so ये फॉर्मूला यहाँ पे म्यू दिया है. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज गिवन. सो म्यू इज इक्वल टू 1.5. ओके तो R1 दिया है, R1 इज +10 सेंटीमीटर. R2 इज गिवन -8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो आफ्टर राइटिंग ऑल द गिवन क्वांटिटी वी जस्ट हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन. ओके तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है तो इमेज डिस्टेंस के लिए हमको फोकल लेंथ मालूम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए. तो फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन बट फोकल लेंथ नहीं दिया है एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला दैट इज द लेंस मेकर इक्वेशन. तो चलो इससे हम फोकल लेंथ निकालेंगे. So 1/f is equal to mu minus 1, that is 1.5 minus 1 into bracket 1/r1 कितना दिया है, +10 दिया है R1. तो यहाँ पे हम पहले 10 डालेंगे. 10 minus of -8. This is very important. So 1/f is equal to, this will be 0.5 multiplied by, यहाँ पे this can be written as 1/10 plus 1/8 bracket complete. So further this can be solved. 0.5 मतलब 1/2 multiplied by, अभी यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 80. तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8 प्लस यहाँ पे कितने 10, 8 + 10/80. एकदम स्लोली सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है. 1/f इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय
18/80. Okay, so what we can write? 2 1s are 2 9s are, so 9/10, sorry 9/80. So 1/f is equal to 9/80. So further this f is equal to 80/9. कीप दिस इन फ्रैक्शन ओनली एज इट इज, उसको ऐसे ही रखो. देन अभी हमको कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस. तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस, नहीं प्लस होगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस 1/v विच इज इक्वल टू, सॉरी u आएगा यहाँ पे 1/u. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस. अभी 1/f क्या आएगा? 1/f विल बी 9/80. तो पुट दिस वैल्यू हियर. So it is 9/80 plus 1/u कितना है? u is -10, तो यहाँ पे -10 आएगा. So this become 9/80 minus 1/10. अगेन इसका LCM कितना आएगा बच्चों? LCM will be 80. So 1/v is equal to what should I multiply here? Just multiplied by 1. 9 into 1/80 minus 10 into 8, तो यहाँ पे आएगा 1 into 8. So this is 9 minus 8, 9 minus 8 upon 80. Okay, so this is 1/80. So V is equal to 80 centimeter is the image distance. But where the object is kept? So V is equal to 80 centimeter. So just make a note of this. Copy कर लो इसको अच्छी तरह. Okay, the next topic is dispersion of light. Give the title. Dispersion of light. So far we have discussed about the optical phenomenon like refraction of light, reflection through mirror, refraction through glass slab, and also okay. Now also we have seen the diffraction through lenses. Okay, तो अभी देखना है कि थर्ड phenomenon जो next phenomenon, that is the dispersion of light. कि dispersion क्या होता है? Suppose I have some white source of light. Okay. Suppose I have a glass slab, मैंने glass slab लिया, okay, and suppose this is actually monochromatic source of light, red color, single color, so it is a monochromatic color, right, monochromatic source of light, laser light, and I have a glass slab there. Suppose if I am striking, imagine करो अभी कि थोड़ी देर के लिए कि ये polychromatic light है, जैसे white source of light है, imagine कर दे, okay. तो when we are striking the polychromatic source of light, white light on the glass slab, okay, if you observe carefully, तो क्या हो रहा है कि वो लाइट मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल रहा हूँ. आई एम स्ट्राइकिंग दी इंसिडेंट रे नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब, तो क्या हो रहा है वो सीधा जा रहा है, इट इज़ गोइंग स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. बट व्हेन आई इंसिडेंट द इंसिडेंट रे ऑब्लिकली एट द सरफेस, एनी सरफेस, और ये वाइट लाइट है, इसे इमेजिन करो ये क्या है, वाइट लाइट है फॉर द मोमेंट. तो क्या होगा, वाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स आर देयर. ओके, तो दिस सिंगल वाइट लाइट विल डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो 7 कलर में उसका डिस्पर्शन होगा. मतलब आई एम स्ट्राइकिंग दी सिंगल वाइट लाइट ऑन दी ग्लास स्लैब ऑब्लिकली, नॉट नॉर्मली, इट इज ऑब्लिकली. ओके, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा अंदर ग्लास लैब के अंदर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन देयर विल बी 7 कलर्स विल ऑब्जर्व. ओके, बट इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग 7 कलर्स वी विल ड्रॉ दी एक्सट्रीम कलर्स. ओके, तो चलो कैसे वो दिखेगा डायग्राम. So let's have the plane surface. This is what the refracting medium पूरा. This is air medium whose refractive index n1 is equal to 1. और यहाँ पे denser medium है जिसका refractive index n2 is 1.5. For example, it is made of glass. Okay. So when I am taking this is the point of incidence, right? And when I am striking the incident ray which is obliquely striking, टेढ़ा जा रहा है obliquely. Okay,
तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, विच मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वो सीधा नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्लिकली मैंने किया था, बेंडिंग होगा। ओके, डेफिनेटली रिफ्रैक्शन विल ऑकर, बट माय डियर यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन वी आर स्ट्राइकिंग द white light, not monochromatic light, white light which is polychromatic, poly मतलब many, chroma means color, polychromatic source of light is striking at this point of incidence. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, this white light will disperse into its constituent color, पहले सिंगल कलर जा रहा है, सिंगल कलर is striking, and when it strike at this point इट डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर, उसके जितने भी कलर होंगे, जितने भी कलर से वो बना हुआ है, वो पूरे साथ के साथ कलर से वो डिस्पर्स होगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर, वायलेट कलर विल डेविएट मोस्ट, और ये होगा हमारा रेड कलर। सो आई एम टेकिंग हियर, एक्चुअली 7 कलर होंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 और 7। ओके, तो यहाँ पे ऐसे वो डिस्पर्स होगा, वायलेट जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वायलेट होगा, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंडरस्टैंड। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो यहाँ पे पहले हम कंपेयर करेंगे कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, the wavelength of violet light less than wavelength of red light, or speed of violet light less than speed of red light। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c1 अपॉन c2, और वी कैन से दैट यहाँ पे अलग अलग आएगा। ओके, तो cv, सॉरी, here we have to calculate the absolute refractive index निकालना पड़ेगा। तो absolute refractive index for violet with respect to air will be speed of light in air divided by speed of light in medium, तो violet कलर का, और refractive index of red color with respect to air which will be C air upon C red। तो बच्चों यहाँ पे जिसका स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका स्पीड ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हाउ कैन वी कंपेयर दिस, एन वी ग्रेटर दैन एन आर। सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हायर द स्पीड, स्मॉलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर द स्पीड ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका स्पीड कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है विच इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। सो हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर दैट विल डेविएट मोस्ट, वो ज़्यादा डेविएट होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो डेविएट कम होगा, लेकिन इट विल ट्रैवल फास्टर। सीधी सी बात है। ओके, देखो ना, इसको अगर हम कैसे कंपेयर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वायलेट एंड रेड कलर। मान लो आई एम ड्राइविंग माई कार, ओके, इफ आई एम ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर और मुझे टर्न लेना है, तो कैन आई टेक दी सेफ्टी टर्न एट अ हाईएस्ट स्पीड? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो मुझे स्पीड कम करना पड़ेगा। तो इफ आई एम रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ माई कार, देन आई कैन टेक अ सेफ्टी टर्न स्मूथली, मतलब अच्छा यू टर्न ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 70 की स्पीड पे अगर टर्न लिया तो माई कार में स्पीड, तो द सेम कंसेप्ट वी यूज हियर आल्सो। ओके, सो जिसका स्पीड ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, डेविएशन कम होगा। जिसका स्पीड कम है दैट विल डेविएट मोस्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो हुआ है, दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ओके, तो चलो डिस्पर्शन लिख लेते हैं डेफिनेशन। The splitting of white light into its
constituent colors when pass through refracting medium. यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो लेंगे प्रिज्म लेंगे. ओके, आप बोलेंगे सर आपने तो ग्लास स्लैब लिया है. ग्लास स्लैब में भी होता है, डिस्पर्शन होता है, बट मान लो ये मैंने ग्लास स्लैब लिया. ओके, और यहाँ पे मैंने लाइट स्ट्राइक किया तो इसके अंदर डिस्पर्शन होगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो इट विल कम आउट विद अ सिंगल कलर व्हाइट लाइट. वो अपने आप मर्ज होंगे यहाँ पे, और बिकॉज दी सर्फेसेज आर पैरेलल, यहाँ पे सरफेस पैरेलल है, एंड बिकॉज ऑफ द पैरेलल सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब क्या होगा कि जो भी अंदर डिस्पर्शन हुआ है जब वो बाहर आएगा, इमर्जेंट होके आएगा, तो वो सिंगल रे बन के आएगा, व्हाइट लाइट बन के आएगा. ओके, आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट स्ट्राइक द व्हाइट लाइट ऑन दिस. ओके, चलो अभी इसका एक कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ लाइट. और जो अलग अलग कलर के बैंड मिले, राइट, द बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, different color is called, हमारा क्लास का नाम क्या है, कोचिंग का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम. बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं. विबग्योर, विच इज विबग्योर, ये आपको याद रखना हमेशा के लिए, फॉर एवर. ओके, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट आर द 7 कलर्स. ओके, जो रेनबो फॉर्म में होता है, रेनबो में दिखता है 7 कलर. ओके, सप्तरंगी इंद्रधनुष हम उसको बोलते हैं, राइट. तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज लेस्ट, वेयर एज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज less. Okay, so the different colors depends on the refractive index because of their colors, right. So यहाँ पे 2 प्रकार के डिस्पर्शन होता है. तो फर्स्ट डिस्पर्शन इज एंगुलर डिस्पर्शन. तो यहाँ पे जो भी डिस्पर्शन हुआ है, मान लो ये जो एंगल है, दिस एंगल ऑफ डेविएशन, सो दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा आर. तो ये डिस्पर्शन हुआ है, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन. वॉयलेट का क्या आएगा? वॉयलेट विल बी दिस, सो दिस इज डेल्टा वी. मीन द एंगल मेड बाय वॉयलेट कलर और रेड कलर विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना है हम उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, और एंगुलर डिस्पर्शन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, this is called as angular dispersion. That is the difference between the extreme colors, deviation due to the extreme color. तो extreme color के वजह से deviation का जो difference है, that difference is known as angular dispersion. दूसरा टाइप का dispersion है, that is the lateral dispersion. क्या बोलते हैं उसको? lateral dispersion. हम देखेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. व्हाट डू मीन बाय लैटरल डिस्पर्शन? लैटरली डिस्पर्स, द कलर्स आर डिस्पर्स. नाउ व्हेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ग्लास स्लैब. ओके, चलो उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो ग्लास स्लैब ड्रॉ करेंगे. The glass slab. Take the polychromatic source of light which is striking obliquely. This is the point of incidence. So हम यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सट्रीम कलर लेंगे, राइट. सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होगा वो वॉयलेट कलर होगा, दिस इज वॉयलेट कलर, और लीस्ट डेविएशन होगा वो दैट विल बी द, सो दिस इज रेड, ये रेड आएगा. और इसका जो डायरेक्शन है, सो दिस इज दिस एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वॉयलेट रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल. तो ये आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट.
or the angle made by refracted ray, red refracted ray with normal, this is called as small r into capital R. ओके तो यहाँ पे राइट अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या होगा, when the ray of light travel from rarer to denser it bends toward the normal, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. when the ray of light travel from denser to rarer, ये denser है, this is denser, this is rarer, ये भी rarer है. so when the ray of light travel from denser to rarer, so how it will travel, it will travel away from the normal, तो away from the normal ऐसे जाएगा. ओके तो ये जो डिस्पर्शन हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे फॉर करस्पॉन्डिंग कलर्स. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरली डिस्प्लेस. तो ये आएगा आपका वॉयलेट के लिए LV, दिस इज वॉयलेट, दिस इज रेड. ओके LV, और ये आएगा आपका LR. और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज LV माइनस LR. ओके तो ये जो डिस्पर्शन हुआ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरली डिस्प्लेस और लैटरल डिस्पर्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्पर्शन. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो लैटरल डिस्पर्शन है, किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ओके मतलब मान लो कि इनिशियली मैंने ग्लास स्लैब ऐसे लिया, तो तब हमने डिस्पर्शन मेजर किया, कम आया. देन आई हैव टेकन लाइक दिस, व्हेन आई एम टेकिंग दिस ग्लास स्लैब कीपिंग लाइक दिस. ओके और यहाँ से मैंने लाइट्स को स्ट्राइक किया, तो जो डिस्पर्शन होगा, लैटरली डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये बढ़ेगा, दिस विल इंक्रीज. इफ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, अगर इसको ऐसे होल्ड किया तो थिकनेस कम हो गया, ओनली इतना विड्थ ऑफ दिस. ओके अगर ऐसे किया वर्टिकल तो थिकनेस बढ़ गया, अगर थिकनेस बढ़ गया तो यहाँ पे ही इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट विद द प्रैक्टिकल. ओके सो चलो इसको कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो एंगल है, दिस इज एंगल आई, ये एंगल आई होगा. सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये होगा आपका, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा होगा आई, ये पूरा आई आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ओके लेकिन व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस RV, सो दिस विल बी I माइनस RV. ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विथ वायलेट रिफ्रैक्टेड रे, वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टेड रे उसका और इंसिडेंट का जो डायरेक्शन है, वो एंगल कितना होगा, I माइनस RV. नाउ एंगल मेड बाय रेड कलर रिफ्रैक्टेड रे विथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये आएगा आपका, दिस विल बी I माइनस RR. सो दिस इज व्हाट. ओके तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देते हैं हम लोग, इसको दे देते हैं यहाँ पे. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम R ऑफ दिस इंटरफेस. ओके मान लो दिस इज A, B, C और D लिया, राइट. तो यहाँ पे से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस विल बी T, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये होगा M. तो VM and RT are the lateral displacement. VM and RT are lateral displacement. Lateral displacement. This is what the diagram. Okay. So I hope you all have understood this, right? तो इसको थोड़ा कर लेते. So this dispersion एक्यूरेटली अगर मेजर करना है तो आपको थिकनेस मालूम होना जरूरी है, राइट. थिकनेस ऑफ द मटेरियल यूज मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज. तो मैंने बताया कि ये थिकनेस अगर ज़्यादा लिया, ये जो विड्थ ज़्यादा लिया, तो हमको प्रॉपरली एक्यूरेटली हम उसका डिस्पर्शन मेजर कर सकते हैं. ओके सो व्हाट इज द लैटरल डिस्पर्शन, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टेड रे. ओके और डिस्पर्स इमर्जेंट रे, राइट. सो लैटरल dispersion or lateral displacement is measured as perpendicular distance
perpendicular distance between, किसके बीच में, perpendicular distance between the direction of incident ray, this incident ray and respective refracted ray or respective emergent ray and respective emergent ray for different color. Different color. Okay. So this is what the lateral dispersion. तो यहाँ पे जो हो रहा है दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन एट सिंगल सरफेस. ओके, और यहाँ पे लैटरल डिस्पर्शन, राइट. तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्लास स्लैब में हमको डिस्पर्शन नहीं मिलता है क्योंकि ये पैरेलल सरफेस है, यहाँ पे पैरेलल सरफेस है. ओके, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है. यहाँ डिस्पर्शन है बट इज वेरी स्मॉल. वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. टू गेट द क्लियर डिस्टिंक्शन, यहाँ पे अगर प्रॉपर डिस्टिंक्शन चाहिए तो हमको वी हैव टू टेक द इंक्लाइन सरफेस. ये जो पैरेलल सरफेस है ना, उसके बदले में हमको क्या लेना है, प्रिज्म जैसा लेना है. द टू सरफेस मस्ट बी बाउंडेड बाय सम एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये अगर दो नॉन पैरेलल सरफेस लिया और यहाँ से अगर वाइट लाइट स्ट्राइक किया, देन यू विल गेट अ प्रॉपर डिस्पर्स कलर. हमको जो इमर्जेंट में जो मिलेगा आफ्टर इमर्जेंट रे, यू विल गेट द प्रॉपर स्पेक्ट्रम, ऑल 7 कलर्स. ओके, चलो अभी उसको ड्रॉ करते हैं. इसको रब करना पड़ेगा. ओके, चलो देखते हैं अभी व्हाट इज द प्रिज्म. प्रिज्म क्या है, रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म. सबसे पहले हम प्रिज्म का डेफिनेशन देखेंगे. प्रिज्म होता क्या है. सो बच्चों, प्रिज्म इज द वेज शेप ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. ओके, तो देखो यहाँ पे कि प्रिज्म क्या होता है. दिस इज व्हाट द प्रिज्म. This is what. So it is a transparent medium which is bounded by two refracting surface. This is one, this is second, और नीचे जो होगा वो बेस होगा. And these two surface are inclined. So इसको बोलते हैं first refracting surface, second refracting surface. So these are called a refracting surface. अगर इधर से मैंने लाइट डाला तो अंदर जाएगा, इधर से अगर लाइट डाला तो अंदर जाएगा, राइट. तो ये जो शेप है दिस इज वेज शेप बोलते हैं इसको, वेज शेप. जैसे हम कभी कोई हैक्स होता है, कुल्हाड़ी होती है, तो कुल्हाड़ी को टाइट करने के लिए जो वुड के बीच में और एक दूसरा वुड डालते हैं, जो उसको वेज बोलते हैं, सो दैट इट बिकम टाइट. अंडरस्टैंड. तो वेज शेप है इसको बोलते हैं वेज शेप. ओके, तो प्रिज्म इज अ वेज शेप ट्राइंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, टू रेक्टेंगुलर सरफेस. दिस इज वन रेक्टेंगुलर सरफेस, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और उसको जो बॉटम पे जो होता है दैट इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. और द एज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एज ऑफ द प्रिज्म. इसको द एज ऑफ द प्रिज्म. ये दिख रहा है आपको, दिस इज द एज ऑफ द प्रिज्म. ओके, और जो प्रिंसिपल सेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो ये वाला जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सेक्शन. मतलब जैसे हम इसको कट करेंगे इसे, तो यू विल गेट ए ट्रायंगुलर स्लाइस. जैसे हम ब्रेड कट करते, ब्रेड का स्लाइस होता है ना, तो वैसे इसका भी स्लाइस बनेगा प्रिज्म का व्हेन वी कट इट लाइक दिस ट्रांसवर्स. ओके, तो इसका जो एक पार्ट होगा व्हेन वी कट इन द ट्रांसफर सेक्शन, सो व्हाट आर द ट्रायंगुलर फेसेस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ओके, और प्रिंसिपल सेक्शन जिस पे है, जिसको परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म. तो इसके नीचे जो भी होगा दैट इज द बेस ऑफ द प्रिज्म. ओके, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस कहाँ पे होगा, एक तो फ्रॉम दिस सरफेस और फ्रॉम दिस सरफेस. अंडरस्टैंड. आई होप यू गॉट दिस, राइट. तो चलो लिख लेते कुछ टर्मिनोलॉजी और डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो प्रिज्म इज अ वेज शेप पोर्शन, इज वेज शेप पोर्शन, लेकिन कैसा पोर्शन, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ट्रांसपेरेंट, नॉट ओपेक, not a semi transparent, it is completely transparent. Transparent refracting medium
refracting medium bounded by two plane surface inclined to each other at a certain angle. So this is what a definition of prism. Sometimes it is asked for 1 mark. Okay, तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करते प्रिज्म, आप भी ड्रॉ कर लो. दिस इज द प्रिज्म. ओके, इसको कुछ नाम दे देंगे ABC. तो ये जो होगा दिस विल बी द प्रिंसिपल सेक्शन. ओके, एंड विच इज बाउंडेड बाय 2 surfaces सो इसको नाम देंगे D, दिस इज F, DEF. ओके, ABC एंड DF. तो ये जो एंगल होगा, द एंगल मेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. और यहाँ पे 2 सरफेस है ADFC ये साइड का, सो दैट विल बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, ABED. ओके, तो ABED इज एंड और कौन सा रहा, ACFD are refracting surfaces. And the line joining to both the refracting surface, okay, the edge joining to this both the refracting surface, edge AD joining the 2 refracting surfaces called refracting edge. ओके, तो यहाँ पे बेस कौन सा का, BCFE. सो BCFE indicate base of the prism. ओके, एंड ABC क्या है, ट्राइंगुलर सरफेस. ABC triangular surface indicate the principal section of prism. Okay, this is what a diagram. तो सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल सेक्शन लाइक दिस. तो हम लोग क्या है सामने से ही लेंगे, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वी विल ड्रॉ फ्रॉम दिस साइड ओनली. ओके, पीछे का वो दिखेगा नहीं 2 डायमेंशन में. तो नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन. ओके, चलो लेट्स राइट डाउन दिस. Okay student, let us see discuss the phenomenon of refraction through prism. Prove that A plus delta is equal to I plus E angle of, that is the prism formula. So let's have the triangular prism ABC having a angle of prism is A, right? The angle made by 2 refracting surfaces. The refracting surfaces are AB and AC. AB and AC are 2 refracting surfaces, right? An angle is prism. So let's have the monochromatic source of light. यहाँ पे हम पहले monochromatic source लेंगे. That this is P, Q is the incident ray striking at the normal. तो normal draw करते हैं यहाँ पे, striking at the point of incidence. This is a normal. The angle made by incident ray with normal will be angle of incidence. Now when the ray of light travel from rarer to denser, so instead of going straight
इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, हमारे रूल के हिसाब से। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा टेढ़ा करता हूँ। सो क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बना है, द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, दिस इज R1 फॉर द सरफेस AB, राइट। नाउ व्हेन दिस रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइकिंग एट अ पॉइंट एट अ R ऑन द सरफेस AC, तो अभी ये सरफेस AC के लिए QR विल एक्ट एज इंसिडेंट रे, फॉर सरफेस AB PQ एक्ट एज इंसिडेंट रे और QR एक्ट एज रिफ्रैक्टेड रे। नाउ फॉर सरफेस AC द QR विल एक्ट एज द इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करे, द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो सीधा नहीं जाएगा वो, यहाँ पे वापस नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट, इसको कुछ नाम दे देंगे, AQM दे देते उसको, चलो N दे देते यहाँ पे, दिस इज N, राइट, दिस विल बी N डैश। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ऑन द सरफेस AC, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, राइट, तो इट विल बेंड लाइक दिस। सो व्हाट आर द एंगल मेड बाय दिस रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, जो बाहर आ रहा है, विच इज इमर्जिंग आउट, सो इट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। सो एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विथ नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिया तो ये इंसिडेंट रे का काम करेगा, ये रिफ्रैक्टेड रे का काम करेगा। तो जब ये रिफ्रैक्टेड रे का काम करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस विल बी R2। मान लो यहाँ पे आपने सोर्स लिया तो इट विल ट्रैवल द पाथ PQRS। अगर यहाँ पे सोर्स लिया आपने, सोर्स ऑफ लाइट, तो इट विल ट्रैवल फ्रॉम SRQP। सो इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो रास्ते से लाइट आया वही रास्ते वापस जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पे आपने मिरर रखा, प्लेन मिरर रखा, तो प्लेन मिरर अगर रखा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा वापस। ओके, यहाँ पे एरो रहेगा, एरो शुड बी शोन, प्रॉपरली एरो दिखाना है, राइट। ओके, चलो अभी ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल गो स्ट्रेट, राइट। नाउ व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग दिस इमर्जेंट रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे मिलेगा वो, दे विल मीट एट दिस पॉइंट। इसको कुछ नाम दे देंगे, विल कीप दिस, गिव दिस नेम कैपिटल M। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट M जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट। और व्हाट आर द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विद द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो हमको प्रूव करना है, वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, डेल्टा का एक्सप्रेशन लेना है कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री है, राइट। चलो लेट दिस एंगल भी डेल्टा 1, इसको डेल्टा 1 ले लेता हूँ, इसको डेल्टा 2 ले लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा 1 एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टेड रे, अंडरस्टैंड, इसका डेविएशन हो रहा है। तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थ्योरी सब एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, R1 एंड R2 आर दी, R1 and R2 are the two angle of refraction, angle of refraction. Then for the quadrilateral, देखो यहाँ पे quadrilateral क्या बना है, A Q N R. For quadrilateral A Q N R. Okay, so what we can write, quadrilateral का हमारा रूल क्या है, दिस एंगल A अपोजिट एंगल का जो एडिशन होगा वो 180 होगा। कैसे देखो, अभी चलो ये कितना होगा एंगल, दिस एंगल, क्योंकि ये तो नॉर्मल है तो दिस एंगल विल बी 90, ये कितना होगा, दिस विल बी आल्सो 90, तो 90 90 180 हो गया। और हमको पता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो ये दोनों का 180 180 हो गया, राइट, सॉरी 90 90 180 हो गया, तो बचा क्या, 180 बचा, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, दिस विल बी 180। तो चलो लिख लेते, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे देते। दूसरा क्या आएगा, द नेक्स्ट विल बी द एंगल R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर। ओके, एंगल R1 प्लस एंगल R2 फ्रॉम द ट्राइंगल, ट्राइंगल लेंगे पहले,
In the triangle QNR, in triangle QNR, R1 plus R2 plus angle QNR is equal to 180 degree. So equating 1 and 2, what we can write? Equating 1 and 2, equating 1 and 2, we get क्या लिख सकते हम लोग? एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर. तो क्यू एन आर कट हो जाएगा, तो वी कैन राइट फ्रॉम दिस. सो एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. ओके, चलो अब ये ट्राइंगल देखेंगे. इन द ट्राइंगल QMR, इन ट्राइंगल QMR क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल QMR. जो QMR एंगल है उसका वो एक्सटीरियर एंगल है, राइट? सो डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल QMR, and it can be written as, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, दोनों का एडिशन होगा, राइट? सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इक्वेशन नंबर 4. चलो अब ये डेल्टा लिख लेते हैं. हाउ कैन वी राइट दिस डेल्टा? ये कितना बच्चों? दिस इज एंगल आई. ये कितना होगा? ये भी एंगल आई होगा. मतलब ये दोनों का जो एडिशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा, सो डेल्टा 1 प्लस R1 विल बी आई. और हमको डेल्टा 1 अगर लिखना है तो I माइनस R1 आएगा. ओके, सो फ्रॉम फिगर एंगल I इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1, विच इम्प्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा 1 इज इक्वल टू I minus R1. Then E is equal to R2 plus delta 2. So delta 2 is equal to E minus R2. इसको इक्वेशन 5 दे देते. चलो, so टेकिंग इक्वेशन 5 and 6 एंड पुट इट इनटू 4 में डाल देंगे इसको. तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2. तो दिस कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2. लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम R1 प्लस R2 क्या लिख सकते हैं? From 3, R1 plus R2 is equal to angle A, right? So delta is equal to I plus E minus capital A. This indicates A plus delta is equal to I plus E. So this is the final expression for this. Okay, we got the expression for this prism formula. A plus delta is equal to I plus E. Okay, तो इक्वेशन. तो यहाँ पे डेल्टा डिपेंड्स ऑन. ओके, तो डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? आपने कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस किया उस पर. डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इमर्जेंस और डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, सो डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंगल I, angle of incidence, angle E and angle A. Fine, this is what the expression. Make a note of this. So angle of prism A is equal to, right, plus angle of deviation is equal to sum of the angle of incidence plus angle of emergence.
तो इस पे 1 2 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. द स्टेट फैक्टर ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, राइट. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. डेल्टा also depends on wavelength of light use, right. Then the angle of incidence. Third, material of prism, that refractive index of prism, Ri of prism, and angle of prism. So all these 4 factors depends. Ri of prism मतलब refractive index क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. वेवलेंथ ऑफ लाइट आपने कौन सा यूज किया है, राइट. ग्रीन लाइट लिया, रेड लाइट लिया, कौन सा लाइट है उस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Hello student, just now we derived the formula for angle of deviation, that is capital A plus delta is equal to angle of incidence plus angle of emergence. Okay, this just now we derived, and angle of deviation depends on 4 factors which we have discussed just now, that is the wavelength of light incident on it, then material of the prism and angle of incidence. Okay, and one more is there, that is the angle of prism, that is capital A. Okay, so just now we draw the one diagram. So this is the equilateral prism, this is the incident ray. Here we have taken the monochromatic source of light, monochromatic, single color of light. Then it will get refracted because it is traveling from rarer to denser, so it will deviate towards normal. Then again this refracted ray act as the incident ray for this surface AC के लिए इंसिडेंट का काम करेगा. Then again draw the normal, and when it go out of the prism emergent ray, it will go away from the normal. So this is what the emergent ray. Okay, so P, Q, R, S. This is the path of light along which the ray travels through prism, right. चलो अभी इसको practically देखते हैं, how does it work. See student, I have this equilateral prism, I made it available for you. Now let us see. थोड़ा लाइट बंद करना पड़ेगा. So just sit. If you observe carefully, see the partial reflection, partial refraction takes place. So see this light. Now this is the, suppose I have taken this angle of incidence. I will change the angle of incidence by moving the prism. Okay, see, this is the emergent ray. Now see, I am increasing the angle of incidence, now decreasing the angle of incidence. So see how does it move, कैसे move होता है देखो यहाँ पे, by changing this. So you have to see that the variation of delta, the angle of deviation with respect to the angle of incidence. Okay, this is what the variation. I hope you all have seen clearly, right. See the emergent ray, how it is traveling. This is the incident ray. See, I am decreasing the angle of incidence. यहाँ पे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ. Okay, so let us see. So initially what happened, suppose if you have taken angle of incidence is equal to 25 degree, then angle of deviation will be little bit greater, say 40 degree. As angle of incidence 30 degree, the deviation will be little bit less, 37 degree, मान लो, just for convenience. Then angle of I3 incidence 35 degree, delta is
35 degree. Angle I4 is 30 degree. सॉरी 40 आएगा यहाँ पे 40 डिग्री. देन डेल्टा इज यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 ले लेते. सो यहाँ पे वापस कम हो जाएगा 33 डिग्री. ओके. देन I5 45 डिग्री. अभी यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है डेल्टा जो है वो अभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा. सो I6 50 डिग्री. So delta is 37 degree. Then I7 55 degree. Then delta 7 is 40 degree. So what we observe from this observation, that let's plot the graph for this. This is angle of incidence, which is a independent variable. We are changing as per our own desire along the x axis. और डेल्टा जो है, the delta to be taken which is dependent variable along y axis. तो इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस जब कम होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा and the curve will form like this. Okay. So as the angle of incidence increases, the angle of deviation decreases. और एक वैल्यू ऐसी आती है, देयर इज वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर वी आर गेटिंग द मिनिमम डेविएशन. मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है यहाँ पे, दिस एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम at a certain value of angle of incidence. This is E, this is I. Okay. And that condition will be I is equal to E. जब angle of incidence, ये angle of incidence exactly equal to angle of emergence, that time you will get the minimum angle of deviation and which is called as delta m. हम इसको क्या बोलेंगे, delta m. तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो ये जो है, this value is the angle of minimum deviation. This is the angle of minimum deviation. और यही केस पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल E. ओके, यहाँ पे होगा. सो बट इन द सेम वे अगर I इज इक्वल टू E आया तो यहाँ पे ये जो है, दिस विल पैरेलल, दिस QR, द रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. तो उसका समटाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CET, at which angle of deviation where the refracted ray is exactly parallel to base of the prism, that situation, that position, that condition will be the angle of minimum deviation. Second question इस पे आ सकता है, at minimum deviation what is the relation between angle of incidence and angle of emergence? So both are equal, दोनों equal होंगे, right? Third question ऐसा आ सकता है कि at minimum deviation what should be the position of the refracted ray, how it is inclined inside the prism, so it is exactly parallel to the base of the prism. तो इसी पे बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. फोर्थ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन चेंजेस विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इनिशियली एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, then angle of deviation decreases up to the certain value, and thereafter again the angle of deviation increases. Okay, so there is a one angle of incidence where you will get a single value of minimum deviation. But suppose if you take this angle and this angle of incidence, suppose I is equal to, यहाँ पे ये हमने I have taken some angle of deviation 30 degree, यहाँ पे 30 degree लिया. Okay, that I got the angle of deviation is 37 degree, यहाँ पे लिया deviation 37 degree. और 37 कहाँ मिल रहा है, at angle of incidence 50 degree, तो ये जो angle है this is 50 degree. So two values of angle of incidence, you will get the same angle of deviation everywhere. Here also for this angle of incidence, this angle of incidence, you will get the same deviation. मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक ही डेविएशन का वैल्यू मिलेगा. और यहाँ पे लोवेस्ट पॉसिबल जो डेविएशन है, यू विल गेट दी सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ऑल्सो इक्वल. अंडरस्टैंड?
So please make a note of this. So delta can be written as delta is equal to I plus E minus A. So delta remains same as I and E are interchanged. Delta remains same as angle I and E are interchanged. मतलब द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, इसको इमर्जेंस ले लो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, राइट. तो चलो मिनिमम डेविएशन का डेफिनेशन लिखते हैं. लेट अस राइट द मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन डेल्टा m. Okay, so the minimum value of angle of deviation, the minimum value of deviation suffered by a ray on passing through prism is called angle of minimum deviation. Okay, so at delta is equal to delta m, when delta is equal to delta m, then I is equal to E. Okay, तो चलो यहाँ पे और एक इक्वेशन हमको मिल सकता है. सो A प्लस डेल्टा m is equal to I plus I. So we can write A plus delta m is equal to 2I. So I is equal to A plus delta m upon 2. Okay, हमने ये भी डिराइव किया है, एंगल A is equal to R1 plus R2. But for minimum deviation when this is exactly parallel, जब ये parallel होगा इसको, when it is exactly parallel to base of the prism, then this R1 is equal to this R2. So for minimum deviation R1 is equal to R2. So A is equal to R plus R, which is 2R. So R is equal to A by 2. Okay, इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ. So by using Snell's law of prism, Snell's law of prism, refractive index n is equal to sin I upon sin R. So n is equal to sin of एंगल I कितना लिया हमने, एंगल I is equal to A plus delta m upon 2 divided by sin of A by 2. So this is very important formula, that is the prism formula to find the refractive index. Refractive index, when angle of prism is given, angle of minimum deviation given, then angle of prism given. Okay, so we can find the refractive index of prism material. Okay, so I hope you all understood this. There is nothing difficult. Note down this. ओके स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि मान लो ये हमारा इक्विलेटरल प्रिज्म है. ओके, व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस, मोनोक्रोमेटिक लाइट मैंने स्ट्राइक कर रहा हूँ यहाँ पे. इफ यू आर एबल टू सी, यस इट इज़ क्लियरली विजिबल. ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है. बट इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. कितना है? 60 डिग्री. तो हमको अभी लेना है थिन प्रिज्म, हुज एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस दैन 10 डिग्री. बहुत पतला सा होगा, इट विल बी लाइक दिस. तो ये होगा हमारा थिन प्रिज्म. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल ए इज लेस दैन 10 डिग्री, ये पहला कंडीशन है. और
व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग, पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मार्क करेंगे. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड व्हेन आई एम टेकिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल लिया मैंने. इफ दिस एंगल आई इज वेरी स्मॉल, ओके, if angle I, that the angle of incidence, is very small, then by using Snell's law, what will be the angle R? Angle R1 and angle R2, whereas angle E, emergence, is also small. तो अगर ये बहुत छोटे रहे, लेस देन 10 डिग्री, तो वी कैन राइट साइन I is equal to I और साइन E is equal to E और साइन R1 is equal to R1. Sin R2 is also R2. This is possible only in case of thin prism whose angle of prism is very small as well as whose angle of incidence is also very small. Okay, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. Then what is the formula for prism for angle of deviation? हमको हमारा एम क्या है यहाँ पे? We have to calculate the angle of deviation for thin prism. So formula for deviation is A plus delta is equal to I plus E. This we know, right? So sin I, let refractive index N1 is equal to sin I upon sin R. Sin R, okay, which can be written as, इसको R1 ले, I1 upon R1. So I1 can be written as, or simply I can be written as N times R1. Another formula N2 is equal to sine of emergence upon sine of refraction. But both are very small, so this can be written as E upon R2. So angle E can be written as N times R2. N times R2, यहाँ पे N नहीं लेना पड़ेगा, okay, no N1, it's NR2. Principle of reversibility, okay, इधर से लो या इधर से लो, right? तो E can be written as N into R2. तो अभी I और E का वैल्यू जो है यहाँ पे I और E का we have to put in this equation. So A plus delta, अभी यहाँ पे मिनिमम डेविएशन लेना पड़ेगा. We have to find a minimum deviation delta M or angle of deviation simply for the thin prism. A plus delta is equal to, right, I plus E, I कितना है, NR1 plus NR2, which can be written as N times R1 plus R2. But what is R1 plus R2? R1 plus R2 is equal to N times A, right? So delta is equal to angle of deviation for thin prism is equal to NA minus A, which is equal to A into N minus 1. So angle of deviation for thin prism depends on the angle of prism plus refractive index of the material of prism. So this is what the formula for angle of deviation for the thin prism, which you have derived just now. Okay, so just make a note of this, which is independent of angle of incidence. So angle of deviation delta independent of angle of incidence. A and N are constant for given prism. A and N, A value जो angle of prism or refractive index of the thin prism is constant. So delta is constant for any kind of prism. So thin prism is always constant. So angle of deviation is constant. As angle of prism and refractive index N are constant for given prism, for given thin prism, hence angle of deviation is also constant. Okay, this is what a formula. So just make a note of this.
Okay, let us see the solved numerical in the text. For grazing emergence of a ray in a prism, find out minimum possible values for angle of incidence and angle of refraction R1 for commonly used glass prism. तो ये हमारा commonly used glass prism है जिसका refractive index 1.5 हो सकता है, राइट, और दिस इज इक्विलैटरल प्रिज्म. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे है वो सरफेस को ग्रेज कर रहा है. तो देखते हैं अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको हाउ इट इज पॉसिबल. सो लुक एट दिस. देखो बच्चों यहाँ पे कैन यू सी द इमर्जेंट रे, राइट. तो ये इमर्जेंट रे दिख रहा है आपको. इमर्जेंट रे सी ऑन द राइट हैंड साइड, टू माय राइट हैंड साइड. ओके, इमर्जेंट रे. अभी देखो मैं प्रिज्म को घुमाऊंगा तो जो इमर्जेंट रे वो सरफेस को ग्रेज करेगा. सी, राइट. सो इट इज ग्रेजिंग टू द सरफेस. तो ये जो सरफेस है ये सरफेस को ग्रेज कर रहा है लाइक दिस. ओके, यहाँ पे रखता हूँ मैं. सी, इट इज कोइंसाइडिंग. सी, ओके. दिस वे. तो ये इसको ऐसे ग्रेज करेगा. तो जब ये इमर्जेंट रे इसको ग्रेज करेगा तब व्हाट कुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट कुड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये दोनों मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को हमको निकालना है, राइट. चलो अभी डिराइव करते हैं. So at the point of emergence in the prism, at the point of emergence, okay, the ray grazes to the surface. Ray grazes to the surface AC, to the AC, okay, and angle E is 90 degree. बट यहाँ पे देखो द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, राइट. और जब ये इसको ग्रेज करेगा मतलब एंगल 90 बनाएगा तो ये जो एंगल है एंगल मेड बाय दिस रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म फॉर द सरफेस. तो ये इंसिडेंट का काम करेगा. तो एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज विल बी द क्रिटिकल एंगल. ओके, सो ray of light travel from denser to rarer at the point of emergence. Okay, so angle R2 is equal to critical angle, so that angle of emergence is 90 degree, right. तो चलो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. यहाँ पे लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो मान लो ये एयर मीडियम है, ऐसा इमेजिन करते हैं, और ये डेंसर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम कैसे स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन ऑफ R2 डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब इमर्जेंस. सो इट इज E, राइट. लेकिन हमको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म निकालना है. तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग. दिस कैन बी इम्प्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज, इसको उल्टा करेंगे अभी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R2. लेकिन इमर्जेंस कितना है यहाँ पे, द इमर्जेंस इज 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिवाइड बाय R2 कितना है, R2 इज साइन ऑफ IC. So
So refractive index of denser medium with respect to air is equal to 1 upon sin IC. So critical angle which implies sin IC which is equal to 1 upon refractive index of denser with respect to air. But sin IC कितना है? Sin IC is R2. Sin R2 is equal to 1 upon refractive index of denser with respect to air. तो R2 is equal to sin inverse of 1 upon refractive index. तो अगर मान लो इफ n जो है अगर 1.5 लिया फॉर ग्लास प्रिज्म, राइट, तो R2 कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R2? एंगल ऑफ R2, क्रिटिकल एंगल R2 विल बी साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.5. इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट द आंसर 41 डिग्री 42 मिनट्स लाइक दैट. सो अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री. तो 42 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस. तो ये R2 हमारा आ गया. तो अभी ये अगर R2 होगा और ये कितना होगा? ये 90 होगा. तो दिस बोथ द एंगल विल बी वेरी स्मॉल. ओके, तो चलो अभी फाइंड करते. वी कैन फाइंड द सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज कांस्टेंट फॉर गिवन प्रिज्म. इज कांस्टेंट फॉर गिवन प्रिज्म. चलो इसको रब कर देते. So we got the value of this R2, that is 42 degree, right? So this is called a grazing angle. तो ये जो एंगल है ये क्या होगा? grazing angle of emergence. So angle of prism is constant. Angle of prism capital A is constant for given prism. That is capital A is equal to R1 plus R2. ये तो हमको पता है, कैपिटल R1 plus R2. Then hence corresponding angle R1, hence corresponding angle I and R1 will be very small. Minimum possible value will have minimum possible value. फॉर कॉमनली यूज ग्लास प्रिज्म एज n इज इक्वल टू 1.5 हमने अभी निकाला है. 42 डिग्री हम निकाला है. R2 इज इक्वल टू, इफ अ प्रिज्म इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो दैट इज एंगल A इज 60 डिग्री. ओके, इक्विलैटरल प्रिज्म. सिमेट्रिकल मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म. ओके, सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस. थोड़ा रब करना पड़ेगा. सो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट, बट R1 इज इक्वल टू A माइनस R2. R1 इज इक्वल टू A माइनस R2. तो एंगल A कितना है यहाँ पे इक्विलैटरल को? 60 डिग्री माइनस 41 डिग्री और कितना है? 49 मिनट्स. और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, 49 मिनट्स, राइट. तो दिस कैन बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन करते समय आपको क्या लेना है? इसको 59 डिग्री करो और 60 मिनट्स करो, माइनस 41 डिग्री 49 मिनट्स. तो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा यहाँ पे 59 में से 41 गए 18 डिग्री और इसमें से कितना? 11 मिनट्स. 18 डिग्री 11 मिनट्स, करेक्ट. तो ये आ गया हमारा R1. ओके, सो दिस इज व्हाट R1 इक्वल टू. देन साइन ऑफ I मिनिमम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? n टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू R1, साइन ऑफ R1. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो हमने लिखा है, राइट. सो दिस इज इक्वल टू, सो I minimum इज इक्वल टू 1.5. तो यहाँ पे साइन I कैन बी, अगर छोटा है तो साइन I कैन बी टेकन I मिनिमम. ओके, 1.5 इंटू साइन R1 मतलब R1 ओनली. तो इट इज ऑल्सो 18 डिग्री. तो साइन ऑफ 18 डिग्री 11 मिनट्स. ओके, इसको सॉल्व करके आएगा
दिस विल बी, इसको मल्टीप्लाई करके 27 डिग्री 55 मिनट्स, ये आप लॉग टेबल से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वी गॉट द एंगल ऑफ मिनिमम जो इंसिडेंस, जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा, दिस इज 27 डिग्री 55 मिनट्स। लेकिन कब, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस ग्रेज टू द सरफेस, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री होगा तब। ओके, अभी R1 फाइंड करते हैं, R1 आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो R1 कैन बी कैलकुलेटेड, R1 हमने निकाला ऑलरेडी। ओके, तो R1 इज 18 डिग्री, R1 इज 18 डिग्री 11 मिनट्स एंड एंगल I इज इक्वल टू 27 डिग्री 55 मिनट्स। तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, इट इज़ वेरी इसेंशियल। ओके, तो फॉर सिमेट्रिकल इक्विलैटरल प्रिज्म थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ IA बाई 2। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, A इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉर सिमेट्रिकल इक्विलैटरल प्रिज्म, तो N इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 अपॉन 2। So this implies sin of 30 plus delta M upon 2 divided by sin 30। लेकिन sin 30 कितना है, 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 sin of 30 plus delta M upon 2 which is equal to n। अगर n का वैल्यू 1.5 दिया है तो वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस वैल्यू, निकाल सकते हैं। ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस।